हाँ जी, विद्यार्थियों स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। विश्व इतिहास हम पढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण हमारा टॉपिक है और ये दूसरा लेक्चर हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण के कारण। इससे पहले हम पुनर्जागरण का अर्थ और पुनर्जागरण की विशेषताएँ पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। तो आप में से किसी ने अगर इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले इसका भाग 1 देख लें, ये भाग दूसरा है। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। पुनर्जागरण का अर्थ और विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुनर्जागरण के कारण, कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे यूरोप में होने के। ठीक है, तो सबसे पहला कारण देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया एक क्षेत्र है, कुस्तुनतुनिया, जिस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। कब किया था? लगभग 1453 के अंदर। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको मैप के माध्यम से एक कच्चे रफ चित्र से मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस तरह से, ये यहाँ पर आप मान लीजिए अपना इंडिया भारत है और ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, बात को समझना आप, ये यूरोप महाद्वीप है और ये अपना एशिया महाद्वीप है यहाँ पर, और यहाँ अपना भारत है। अब देखिए, यूरोप से जो व्यापार होता था वो प्रारंभ में स्थल मार्ग से होता था इस तरह से, और यहाँ से होता हुए लोग व्यापारी भारत आया करते थे और यहाँ से माल लेकर के वापस यूरोप जाया करते थे। स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भारत, ये इधर है और ये एशिया, और ये वाला जो हिस्सा है लगभग ये मध्य एशिया कहलाता है। और इस पूरे क्षेत्र के ऊपर जो एशिया का जो ये वाला पार्ट है, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर ओटोमन साम्राज्य विस्तृत था। कौन सा साम्राज्य था? ओटोमन। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आप साथ में लिखते भी जाएं ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं अच्छे से। ओटोमन साम्राज्य, ठीक है। तो एशिया का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर इस जगह ओटोमन साम्राज्य विस्तृत था और यहाँ पर तुर्कों का अधिकार था। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर अपन यूरोप की बात करें, तो यूरोप के अंदर जो ये वाला हिस्सा है इधर, ये हिस्सा जो है ये कहलाता था बेंजेटाइन। इसको हम बेंजेटाइन साम्राज्य कहते हैं, बेंजेटाइन साम्राज्य। ठीक है। तो यूरोप में जो साम्राज्य का विस्तार था वो था बेंजेटाइन साम्राज्य, और आपके एशिया और यूरोप के बीच में जो ये एरिया है, यहाँ पर जो साम्राज्य था वो था ओटोमन साम्राज्य, जो तुर्कों का था। तुर्कों का अधिकार था इसके ऊपर। ठीक है। और बेंजेटाइन साम्राज्य जिसके ऊपर ईसाइयों का साम्राज्य है, ईसाई धर्म का विस्तार है यहाँ पर। तो अब देखिए, यूरोप और एशिया दोनों के मध्य में यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है तुर्की, जिसको हम तुर्की कहते हैं। और इस तुर्की के ऊपर एक्चुअल में इन बेंजेटाइन इनका अधिकार था, और ये कहते थे कि हमारा क्षेत्र है, और एशिया वाले इधर जो तुर्की साम्राज्य था ये कहते थे ये हमारा क्षेत्र है। हालांकि तुर्की जो है ये एक ऐसा देश है, वर्तमान में भी एक ऐसा देश है जिसका कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में काउंट होता है ना। तुर्की एक ऐसा देश है जिसके जो दोनों में लगता है, दोनों महाद्वीपों में स्थित ये देश है जिसका नाम है तुर्की। तो प्राचीन समय में, उस समय में जो 1453 की अपन बात कर रहे हैं, प्राचीन तो नहीं कहेंगे, उस समय में भी जो तुर्की था, इस तुर्की के रास्ते से होकर यूरोपवासी आते थे और भारत से व्यापार करते थे, और यहाँ से माल, कच्चा माल लेके जाते और पका हुआ माल यहाँ से लेके आते थे। तो अब हुआ क्या कि ये जो तुर्की है और इसमें कुस्तुनतुनिया जो क्षेत्र है, कुस्तुनतुनिया एक्चुअल में क्या थी? कुस्तुनतुनिया राजधानी थी। कुस्तुनतुनिया जो है वो राजधानी थी। किसकी थी? बेंजेटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। जो बेंजेटाइन साम्राज्य है, पूर्वी रोमन साम्राज्य भी इसको अपन कह सकते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है। तो जो बेंजेटाइन साम्राज्य है, पूर्वी रोमन साम्राज्य, क्योंकि देखिए ये यूरोप महाद्वीप और इसका पूर्व यही तो है, ये हिस्सा ही तो पूर्व है, ये हिस्सा पूर्व है, ये हिस्सा पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो पूर्व के का जो हिस्सा है, इसको हम बेंजेटाइन साम्राज्य कहते हैं, और इसकी राजधानी क्या था? कुस्तुनतुनिया था। और इस कुस्तुनतुनिया के ऊपर किसने अधिकार कर लिया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने, जो कि ओटोमन साम्राज्य से संबंधित थे, इन्होंने, तुर्कों ने जो है इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। और जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो ये मार्ग बंद हो गया, तुर्कों ने इस मार्ग को बंद कर दिया। अब यूरोपवासी इस मार्ग से भारत नहीं आ पाते थे, एशिया नहीं आ पाते थे। ठीक है। तो फिर बाद में भौगोलिक खोजें हुई, और जैसा आपको पता है कि 1492 के अंदर अमेरिगो वेस्पुसी नामक नाविक जो है वो अमेरिका के तट पर पहुंचा था, और फिर 1498 के लगभग आपके वास्को डी गामा, जो कि यूरोप से, पुर्तगाली नाविक था, पुर्तगाल से होता हुआ और कालीकट केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था, और भारत आने के समुद्री मार्ग की उसने खोज कर ली थी। तो ये भौगोलिक खोजें हुई थी, इसी कारण से हुई थी भौगोलिक खोजें, क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो ये रास्ता था तुर्की का, यहाँ ये रास्ता बंद कर दिया था तुर्कों ने, और इस रास्ते को बंद करने के कारण ये भौगोलिक खोजें हुई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा, अब ये जब कुस्तुनतुनिया के ऊपर तुर्कों का अधिकार हुआ, तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों संस्कृतियां क्या है, संपर्क में आई। पूर्वी यानी यूरोप की ये वाली संस्कृति, और ये पश्चिमी संस्कृति, ये दोनों संस्कृतियां आपस में क्या हो गई? मिल गई। यानी यूरोप की संस्कृति और एशिया की संस्कृति दोनों आपस में संपर्क में आ गई। और संपर्क में आने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो तुर्कों का शासन था मध्य एशिया के अंदर, भारत के अंदर, तो यहाँ के तुर्कों के अत्याचारों से
बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो परेशान था। जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है यानी जो अपना बुद्धि काम में लेता है, जो मध्यम वर्ग भी आप उसको कह सकते हो, जो सोच समझ के किसी कार्य को करता है, मितव्ययी होता है ना? उसे बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग तुर्कों के अत्याचारों से परेशान होकर कहाँ आने लगे? यूरोप की तरफ आने लगे। तो यूरोप की तरफ आने लगे तो यहाँ ज्ञान विज्ञान का प्रसार पहले से था और ये यूरोप की तरफ आने लगे तो यूरोप में भी ज्ञान का और विज्ञान का प्रसार हुआ, है ना? तो पुनर्जागरण का एक कारण माना जाता है कुस्तुनतुनिया का पतन और उसके ऊपर तुर्कों का अधिकार। ये कारण माना जाता है क्योंकि यहाँ के जो विद्वान थे वो यहाँ से यूरोप आए और यूरोप में आए तो यहाँ यूरोप में आकर उन्होंने क्या किया? जन जागृति की, लोगों को जागरूक किया, अपने अधिकारों के प्रति उन्हें समझाया। तो ये सब होने से यूरोप के अंदर क्या हो गया? पुनर्जागरण होना प्रारंभ हो गया। एक कार्डिनल है, कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल एक धार्मिक पद होता है। तो कार्डिनल वेसारी जो है, ये भी अपने साथ कहते हैं कि 800 पांडुलिपियाँ लेकर आए थे। 800 पांडुलिपियाँ जो है यूरोप लेके आए थे ये, ठीक है? तो ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो यहाँ से उठ करके और यूरोप आए और आकर के उन्होंने लोगों को जागरूक किया, ठीक है? तो ये था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, पहला कारण है पुनर्जागरण का ये। समझ में आ गया आपको? चलो, अब अपने दूसरा कारण पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अपने दूसरा कारण पढ़ेंगे पुनर्जागरण का। ये देखो, दूसरा कारण। देखिए पुनर्जागरण का दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण हम जानेंगे छापा खाने का आविष्कार, छापा खाना। साथ-साथ में आप लिखते जाएँगे ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। आप ईज़िली अपने नोट्स बना लें ताकि बाद में जब भी आप पढ़ें तो चीज़ें आपको समझ में आए। हाँ, वीडियो तो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी देख सकते हो इनको। तो छापा खाने का आविष्कार। देखिए, छापा खाना क्या होता है? छापा खाने का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से पुनर्जागरण कैसे हो सकता है? आप खुद सोचें। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से पुनर्जागरण ऐसे हो सकता है कि पुनर्जागरण से पहले कोई भी पुस्तकें, चाहे हम बाइबल की बात करें या कोई और धार्मिक ग्रंथों की बात करें, तो वो उनकी प्रतियाँ सीमित मात्रा में थी। यानी एक आम आदमी उन्हें पढ़ नहीं पाता था, उन्हें पढ़ नहीं सकता था और पढ़े तो कहाँ से पढ़े? क्योंकि सीमित मात्रा में प्रतियाँ थी। और जब छापाखाने का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग होने लगी, छपाई होने लगी मशीनों से, तो एक किताब की कई सारी प्रतियाँ बनने लगी और वो किताबें जो है पूरे यूरोप में फैल गई। यानी कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है लोगों तक पहुँच गई, सरल भाषा के अंदर पहुँच गई। लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया और पढ़ कर के वो जाने कि रियल में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो पोप वर्ग था, वो पोप वर्ग अपने मुताबिक बाइबल की व्याख्या करता था। बाइबल में जो बातें नहीं लिखी हुई है, वो भी पोप अपने अनुसार बता दिया करते थे। वो लोगों को गुमराह करते थे। वो चाहते थे कि लोग रूढ़िवाद में डूबे रहें, लोग परंपरागत रहें, लोग आधुनिक ना हो पाएँ, नहीं तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी, ठीक है? तो छापाखाने का जब आविष्कार हुआ, तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, खासकर बाइबल है, उस बाइबल की बड़े स्तर पर छपाई हुई और बाइबल में रियल में क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुँची। लोग जान पाए कि रियल में बाइबल में क्या लिखा हुआ है, पोप और पादरी जो कह रहे हैं, वो सारी झूठी बातें हैं। तो छापाखाने का आविष्कार भी किसने योगदान दिया है आपके? पुनर्जागरण में छापाखाने ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समझ में आई बात आपके? अब देखिए छापाखाने का आविष्कार किसने किया? छापाखाने के आविष्कार की अगर बात करें अपन, तो आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति है, वो है जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग नाम का व्यक्ति है, इसने छापाखाने का आविष्कार किया था। कहाँ के रहने वाले थे ये? जर्मनी के रहने वाले थे। जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी का रहने वाला था, वो इसने छापाखाने का आविष्कार किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब हुआ क्या कि इनको जर्मनी से निष्कासित कर दिया था। जॉन गुटेनबर्ग को जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया था। राजनीतिक कारणों से इनको, कुछ राजनीतिक कारण थे जिसके कारण इन्हें निष्कासित कर दिया था जर्मनी से। तो जर्मनी से ये जो हैं वो फ्रांस चले गए। इंपॉर्टेंट बात है, जर्मनी से फ्रांस चले गए और फ्रांस में एक शहर है फ्रांस का जिसका नाम है स्लेसबर्ग। स्लेसबर्ग नाम का शहर है और इस स्लेसबर्ग नाम के शहर में 10 साल तक रहकर इन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस है, उस प्रिंटिंग प्रेस मशीन के ऊपर इन्होंने काम किया। 10 साल, लगभग आप टाइम पीरियड देखें तो 1440 से लेके और 1450 तक, इस टाइम पीरियड के अंदर 10 वर्ष तक इन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस मशीन के ऊपर काम किया। यानी इसको बनाया इन्होंने। और जब ये मशीन बन के तैयार हो गई 1450 के लगभग, तो फिर ये अपने वापस फ्रांस से, स्लेसबर्ग से अपने वापस निवास स्थान पे आए और निवास स्थान इनका था मेज शहर। मेज शहर जो है वो जर्मनी का शहर है, ठीक है? क्योंकि जर्मनी के ही थे ये। तो वापस अपने निवास स्थान पे आए मेज शहर जर्मनी में और यहाँ आकर जो है इन्होंने पहली बार प्रिंटिंग मशीन से छपाई शुरू की। और इन्होंने जो छपाई शुरू की वो सबसे पहले किसकी छपाई की? इन्होंने बाइबल की छपाई की। बाइबल जो कि ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है, हमें पता है, जैसे हमारी भगवत गीता है, महाभारत भारत है, रामायण है। उसी तरह से ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल कहलाता है। तो इसकी छपाई इन्होंने शुरू की और बाइबल की का भी एक भाग है, एक पार्ट है बाइबल का, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का पार्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट। तो इस ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि बाइबल, पवित्र बाइबल का जो प्राचीनतम रूप है,
उसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। न्यू टेस्टामेंट भी है जो बाद में कुछ सुधार के साथ प्रकाशित किया गया था, लेकिन बाइबल का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है। ठीक है, प्रारंभिक रूप जो है बाइबल का। तो इस ओल्ड टेस्टामेंट में जो बातें लिखी हुई थी वो सारी बाइबल कहलाती है, और बाइबल का ही इन्होंने क्या किया था, छपाई की थी। तो एक तो बाइबल की छपाई की इन्होंने, एक इन्होंने पुस्तक की और छपाई की जिसका नाम है 31 लाइन्स इंडलजेंस। 31 लाइन्स इंडलजेंस। इंडलजेंस राजा निकोलस उस समय थे, राजा उस समय के राजा थे राजा निकोलस फिफ्थ। राजा निकोलस फिफ्थ इनके टाइम में ये जो है ये की गई थी। इस ग्रंथ को इन्होंने छापा था राजा निकोलस फिफ्थ के टाइम में, और इनके ऊपर ही था ये 31 लाइन इंडलजेंस। इंडलजेंस क्या होता है? अब ये भी समझने वाली बात है कि सर ये इंडलजेंस क्या है? इंडलजेंस, देखिए इंडलजेंस क्या होता है। इंडलजेंस को हिंदी में बोलते हैं पाप मोचन पत्र। पाप मोचन पत्र, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे अगला टॉपिक अपना, तो उसमें इसका जिक्र आएगा इंडलजेंस का, लेकिन यहाँ पे शब्द आया है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। इंडलजेंस का मतलब होता है पाप मोचन पत्र, यानी ऐसे पत्र, ऐसे लेटर जिनको खरीद कर आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हो। तो ये इंडलजेंस जो थे ये कौन बांटते थे? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग के द्वारा ये पाप मोचन पत्र बेचे जाते थे, लोगों को बेचते थे। लोगों को कहते थे कि भैया आप हमसे पाप मोचन पत्र खरीद लो और आपके जितने पाप हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर आप हमसे ये पाप मोचन पत्र खरीद लेते हो तो। ठीक है, तो उसको कहते हैं इंडलजेंस। और 31 लाइन इंडलजेंस यानी कि ये जो पाप मोचन पत्र थे इसमें 31 लाइनें कौन सी लिखी गई है उसके बारे में ये पुस्तक थी राजा निकोलस फिफ्थ के ऊपर। तो ये 2 किताबें छापी किसने? जॉन गुटेनबर्ग ने, और इसके द्वारा काफी लोगों के अंदर क्या हुआ? जागरूकता आई। तो पुनर्जागरण का एक दूसरा कारण ये भी है छापा खाने का आविष्कार। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तीसरा कारण अपन पढ़ते हैं पुनर्जागरण का। बच्चों साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, केवल आप वीडियो देख लेंगे उससे कुछ नहीं होगा, आपको साथ में नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप दोबारा देख लें, दोबारा वीडियो आप देखें, साथ में आप लिखा हुआ है तो उसको भी आप क्या कर लें, पढ़ लें। आपके पास अगर लिखा हुआ होगा तो आप उसे पढ़ पाएंगे, बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। चलिए तीसरा अब देखते हैं, जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है उसके ऊपर वो अपन पढ़ते हैं। देखिए तीसरा कारण क्या था पुनर्जागरण का? तीसरा कारण है धर्म युद्ध। धर्म, लिखावट देखो मेरी इतनी कोई अच्छी नहीं है और जल्दबाजी में लिखता हूँ तो और भी खराब लिख पाता हूँ। धर्म युद्ध जिसे हम क्रूसेड कहते हैं, क्रूसेड। ठीक है, अब ये धर्म युद्ध क्या था? धर्म युद्ध का मतलब है 2 धर्मों के बीच का युद्ध। तो कौन कौन से धर्म युद्ध करेंगे? ईसाई धर्म, एक तो ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं अपन, और एक किसकी बात कर रहे हैं? इस्लाम की बात कर रहे हैं। ये लो, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में जो युद्ध हुआ था उन युद्धों को अपन कहते हैं धर्म युद्ध, क्रूसेड। क्रूसेड उनको कहा जाता है। ठीक है, तो अब किसके बीच हुआ? ईसाई और इस्लाम के बीच हुआ। किसको लेकर के हुआ? जेरूसलम को लेकर हुआ। जेरूसलम, जेरूसलम देखो क्या है बच्चों, जेरूसलम जो है वो ईसाइयों का एक धार्मिक स्थल है, पवित्र धार्मिक स्थल है जिसका नाम है जेरूसलम। तो इसको लेकर के दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। लगभग 1095 से लेकर लगभग ये आपके 1280 तक या 79 तक ये युद्ध चले थे। 8 युद्ध हुए थे इसके अंदर, ऐसा कहते हैं कि 8 युद्ध हुए थे इसके अंदर। और इन युद्धों के अंदर, इन युद्धों में क्या हुआ? इन युद्धों में देखिए इस्लाम जीत गया। जीत किसकी हुई? इस्लाम जीत गया इन युद्धों के अंदर। ईसाई धर्म हार गया और इस्लाम जीत गया। और परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि चर्च की प्रतिष्ठा को आघात लगा, सबसे बड़ी बात। अब देखिए ये भी एक कारण बन गया पुनर्जागरण का, धर्म युद्ध भी एक कारण बन गया। कैसे बन गया बता रहा हूं मैं आपको। परिणाम क्या हुआ? चर्च की प्रतिष्ठा को आघात, चर्च की प्रतिष्ठा को आघात लगा। देखो हम पहले बात कर चुके हैं कि चर्च यानी कि पादरी वर्ग का प्रभाव बहुत ज्यादा था यूरोप की राजनीति में। पादरी वर्ग का प्रभाव बहुत ज्यादा था। पादरी वर्ग अपने हिसाब से राजा बनाया करते थे, हटाया करते थे, और धर्म को इन्होंने बड़ा महत्व दे रखा था। दूसरा, रूढ़िवादियां, अंधविश्वास, इन्होंने इन चीजों को फैला रखा था। तो चर्च का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लोग चर्च को बहुत मानते थे। कैथोलिक चर्च की हम बात कर रहे हैं, रोमन कैथोलिक चर्च। लेकिन जब ये युद्ध हुआ, ईसाई इसमें हार गए, तो चर्च की प्रतिष्ठा को आघात लगा और इसमें क्या आ गई? गिरावट आ गई, है ना, क्योंकि ये जीत नहीं पाए, इस्लाम से जीत नहीं पाए, तो चर्च की प्रतिष्ठा को बड़ी मतलब एक तरह से चोट पहुंची। ठीक है, तो ये चोट पहुंची तो इसके कारण भी क्या, लोग जागृत हुए, चर्च से उनका ध्यान हटा। वो पादरी वर्ग के जो जो कहा करते थे, जो भ्रांतियां भ्रामक फैलाया करते थे, उन सब चीजों से लोग हटे और पुनर्जागरण की तरफ बढ़े। एक दूसरा परिणाम क्या हुआ कि एशिया की संस्कृति, देखिए मैंने पहले बताया आपको नक्शे के माध्यम से, इस्लाम जो कि एशिया और मध्य एशिया में फैला हुआ था, तो एशिया की जो संस्कृति है उससे संपर्क हुआ। किसका? यूरोप का, यानी कि एशिया की संस्कृति से यूरोपियन संस्कृति का क्या हो गया? संपर्क हो गया। तो ये भी एक कारण बना पुनर्जागरण का। जब संपर्क हुआ तो बहुत सी चीजें जो है उन लोगों ने, यूरोप वासियों ने सीखी हमसे। क्या क्या सीखा उन्होंने? देखो कागज, कागज बनाना,
कागज आपको पता है कहाँ आविष्कार हुआ कागज का? चीन में आविष्कार हुआ था, हमें पता है। कागज का आविष्कार चीन में, और चीन जो है वो एशिया का पार्ट है, एशिया का देश है। तो कागज का निर्माण, एक है कुतुबनुमा। कुतुबनुमा पुस्तक में आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको कुतुबनुमा। कुतुबनुमा का मतलब है दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र को ही कुतुबनुमा कहते हैं। तो दिशा सूचक यंत्र के बारे में भी जानकारी मिली, एक बारूद की जानकारी मिली इनको, बारूद की जानकारी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ये जो पश्चिमी संस्कृति है जब वो पूर्वी संस्कृति के संपर्क में आई तो इन चीजों का प्रसार प्रचार हुआ। कागज, कागज का तो देखो पहले ही खोज हो चुकी थी, और बाद में फिर गुटेनबर्ग ने, जॉन गुटेनबर्ग ने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की का भी आविष्कार कर दिया, तो कागज भी मिल गया और छपाई भी होने लगी, है ना। दिशा सूचक यंत्र है, बारूद है, इन सब चीजों को जाना इन लोगों ने, पश्चिम संस्कृति वालों ने। तो ये सब चीजें जब बढ़ी तो क्या हो गया, पुनर्जागरण हो गया। तो धर्म युद्ध जो है वो भी एक पुनर्जागरण का इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है। ठीक है, चलो चौथा कारण पढ़ते हैं अपन। बोर तो नहीं हो रहे हो? बिल्कुल नहीं होना बोर। आपको बिल्कुल जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में आपको नोट्स बना लेने हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के छात्र हैं, आपके यदि विश्व इतिहास लगता है आपके सिलेबस में, कोर्स में, तो आप इजीली इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए चौथा कारण देखते हैं। पुनर्जागरण का चौथा कारण जो था वो था मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण। तो ये भी एक, मंगोलों का आक्रमण भी जो है वो पुनर्जागरण का कारण माना जाता है। क्यों माना जाता है बच्चों? क्योंकि मंगोल जो है वो चीन के आसपास का इलाका है, आपने पढ़ा भी होगा मंगोल। और मंगोल एक राजा था जिसका नाम था कुबलई खां। कुबलई खां, मंगोल शासक था एक जिसका नाम था कुबलई खां। और इस कुबलई खां के दरबार के अंदर जो है बहुत से विद्वान थे, क्योंकि ये जो मंगोल शासक थे ये विद्वानों को आश्रय देते थे अपने दरबार के अंदर। तो एक मार्को पोलो नाम का विद्वान है, आपने नाम सुना होगा, मार्को पोलो। तो ये मार्को पोलो जो है ये कुबलई खां के दरबार में गया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब ये मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में गया तो वहां पर बहुत सी चीजें सीख के आया, और सीख के वापस यूरोप आया। तो चीजें जब यूरोप सीख करके आया तो उसने अपना जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, वो यूरोप वासियों को दिया। तो दिया तो वहां के लोग जागृत हो गए। तो ये भी एक कारण बन गया, किसका? पुनर्जागरण का कारण बन गया। क्या चीज? मंगोल आक्रमण। चलिए आगे देखिए, आगे है पांचवा पॉइंट, स्कोलिस्टिक विचारधारा। स्कोलिस्टिक विचारधारा, ये समझना आप, ये इंपॉर्टेंट है। स्कोलिस्टिक विचारधारा, तो स्कोलिस्टिक शब्द क्या है पहले तो इसको समझना पड़ेगा। स्कोलिस्टिक का मतलब होता है पांडित्यवाद। पांडित्यवाद कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको विद्वतावाद भी कह सकते हो। विद्वतावाद, पांडित्यवाद या विद्वतावाद इसको कह सकते हो। यानी कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें यूरोप के लोग जागृत हो गए और केवल उन्हीं बातों को सही मानने लगे जो बातें तर्क के आधार पर सही सिद्ध कर दी गई हो। समझ रहे हो स्कोलिस्टिक का मतलब? स्कोलिस्टिक का मतलब दोबारा बता रहा हूं, स्कोलिस्टिक का मतलब यह है कि यूरोप वासी अपनी समझ के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर, अपनी बुद्धि के को काम में लेकर और अपने विवेक के अनुसार जो सही है, सही गलत के अंदर फर्क समझने लग गए, उसी को बोलते हैं स्कोलिस्टिक विचारधारा। तो ये जब ज्ञान इंसान में आ जाता है ना, तो वो इंसान जो है उसमें बुद्धि और विवेक, उसका विवेक काम करने लग जाता है, उसमें समझ डेवलप हो जाती है, वो सही गलत का फैसला कर पाता है। और सही गलत के फैसले कहाँ जरूरत है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोप और पादरी वर्ग जो था वो लोगों को जो है गलत चीजें बताया करता था, बाइबल की गलत व्याख्या करता था, परंपरागत रूढ़िवादी विचार लोगों के सामने प्रस्तुत करता था। लोगों ने उन्हीं विचारों को अपना लिया था, है ना। इसीलिए तो इसको डार्क एज बोलते हैं। पुनर्जागरण से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको डार्क एज कहते हैं, अंधकार का युग था वो। क्योंकि पोप वर्ग नहीं चाहता था कि लोग शिक्षित हों, लोग पढ़े लिखें। वो चाहते थे कि लोगों की जो बुद्धि है वो काम ना करे, लोग अपनी समझ और अपनी जो शक्ति है, बुद्धि, उसको काम में ही ना ले, विवेक को काम में ही ना ले, वो ये चाहते थे। लेकिन पुनर्जागरण जब होने वाला था तो उससे पहले लोगों के अंदर स्कॉलिस्टिक विचारधारा आ गई, यानी लोगों में बुद्धि का विकास हुआ, लोग अपने विवेक से काम करने लगे। विवेक का मतलब सही गलत की समझ उनको हो गई कि जो बात पोप या पादरी वर्ग कह रहा है वो कहाँ तक सही है। अगर वो सही है तो उसे सही माना जाए, नहीं तो उसे नकार दिया जाए। तो एक विद्वान हुए हैं दर्शन शास्त्र में जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु का संबंध यूरोप से ही है, लगभग ईसा पूर्व चौथी सदी ईसा पूर्व चौथी सदी के अंदर ये हुए थे अरस्तु, यूरोप से। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो तर्कवाद के ऊपर दिया था, तर्क शक्ति के ऊपर दिया था। तर्क का मतलब क्या होता है? तर्क का मतलब होता है कि कोई भी समस्या आ जाए तो उस समस्या के समाधान के लिए विचार प्रस्तुत करना, वो तर्क कहलाते हैं। तो अरस्तु ने ये तर्कवाद दिया था, यानी कि कोई समस्या है तो सुलझाने के लिए अपने विचार रखो, सही गलत तो बाद की बात है लेकिन विचार तो रखो। और साथ में ही एक व्यक्ति और हुए हैं जिनका नाम है सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन, ठीक है। तो सेंट ऑगस्टाइन जो थे, इनके विचार कैसे थे? धार्मिक थे, तो इन्होंने धर्म के विचार दिए। तो ये जो स्कोलिस्टिक विचारधारा है इसमें दोनों का मेल है, किस किस का? अरस्तु के तर्कवाद का
समझना इस बात को। अरस्तु के तर्कवाद का और सेंट ऑगस्टाइन के धर्म विचारों का, इन दोनों का मेल है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को स्कॉलस्टिक विचारधारा बोलते हैं। यानी कि मनुष्य को अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से तर्क वितर्क करना चाहिए, और जो चीजें जहां तक सही है उनको सही सिद्ध करने के लिए तर्क का सहारा लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और जब वो सही सिद्ध हो जाए तो उन्हें सही मानना चाहिए। ठीक है, ये थी स्कॉलस्टिक विचारधारा। समझ में आ गई? तो ये जो विचारधारा यूरोप के अंदर आई, तब भी क्या है कि लोग जागृत हो गए और वो पुनर्जागरण की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये था पांचवा कारण पुनर्जागरण का। चलिए अब अपन पढ़ते हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट मेन कारण थे पुनर्जागरण के। अब मैं आपको कुछ अन्य कारण है वो मैं लिखा रहा हूँ एक एक करके, आप समझ लेना उन चीजों को। देखिए, अन्य कारणों की बात करें तो अन्य कारणों में देखो, पहला कारण है नगरों का विकास। नगरों का विकास, नगरों के विकास का क्या मतलब है बच्चों? नगरों के विकास का मतलब है कि पुनर्जागरण काल में नगरों का विकास होने लगा, लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगे, मॉडर्न एज शुरू हो गई, नए नए नगर बसने शुरू हो गए, और नगर में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो बढ़ने लगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बढ़ने लगा, और उनकी सोचने विचारने की क्षमता बढ़ने लगी। तो ये भी एक कारण बना किसका? पुनर्जागरण का, नगरों का विकास। दूसरा कारण देखो, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय, तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ बच्चों। मैंने आपको बताया कि मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो बहुत सोच समझ के किसी कार्य को करता है। कोई भी समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए बहुत सोचता विचारता है। 3 वर्ग होते हैं किसी भी समाज में, एक वर्ग होता है उच्च, एक होता है मध्यम, और एक होता है निम्न वर्ग। आप और हम सभी मध्यम वर्ग में आते हैं। तो जो उच्च वर्ग है उनके पास तो वैसे ही बहुत पैसा है ना, वो सोचते समझते नहीं है, उन्हें जहाँ खर्चा करना है, जहाँ पैसे लगाने हैं वो लगा देते हैं। ठीक है, निम्न वर्ग जो है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब भी होता है तो वो भी नहीं सोचता है, वो भी सोचते हैं खा पी के मौज मस्ती करो, क्या करना है बचा के, आज है कल नहीं है, जीवन का क्या पता है, ऐसी बातें बोलते हैं। तो निम्न वर्ग को भी चिंता नहीं होती, वो दिमाग काम नहीं लेते, और उच्च वर्ग वाले भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन अपने जो मध्यम वर्ग वाले लोग हैं, ये बुद्धिजीवी लोग होते हैं, यानी बुद्धि से ही जीते हैं, ये अपनी बुद्धि से जीवन जीते हैं। तो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, यानी कि जहां जरूरत है वहीं पैसा खर्च करते हैं और सोच समझकर हर चीज का निर्णय लेते हैं। तो मध्यम वर्ग का जब यूरोप के अंदर उदय होने लगा, इस तरह का एक बुद्धिजीवी वर्ग यूरोप के अंदर बड़ी संख्या में तैयार होने लग गया, लोग नगरों का विकास होने लगा, और नगरों में आकर के लोग बुद्धिजीवी लोग बसने लगे। तो इन लोगों ने जो है पुनर्जागरण के अंदर अपना योगदान दिया, लोगों को जागरूक किया, अपने साहित्य के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को जागरूक किया। इसीलिए कहा जाता है कि मध्यम वर्ग ने भी पुनर्जागरण के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये भी एक कारण है पुनर्जागरण का। चलिए तीसरा कारण है, देखो अन्य कारणों में सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन, बच्चों में पहले ही बता चुका हूं आपको, सामंतवाद, सामंत क्या होते हैं, सामंत शब्द का मतलब क्या है, ये पहले बता चुका हूं पहले वीडियो में। तो सामंतवाद का पतन हो गया, यानी राजा के जो अधिकारी होते हैं वो सामंत कहलाते हैं, और जब राजा नहीं रहा और सामंतों का शासन आ गया, और जब सामंतों का शासन भी खत्म हो गया, भाई सामंत नहीं चाहते थे कि लोग पढ़े लिखे और अपने अधिकारों की मांग करें, क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, और अधिकारों की मांग करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। ये चीज़ राजा भी नहीं चाहता था कि लोग पढ़े लिखे, ये सामंत भी नहीं चाहते थे, और पोप और पादरी वर्ग भी नहीं चाहता था कि लोग पढ़े लिखे और बुद्धिमान बने। तो सामंतवाद का पतन हो गया, सामंत समाप्त हो गए, तो ये भी एक कारण बना पुनर्जागरण का। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए चौथा पॉइंट क्या है, व्यापार का बढ़ना। व्यापार का बढ़ना, बच्चों मैंने आपको बताया कि जब जनसंख्या बढ़ने लगी, जब नगरों का विकास होने लगा, तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, अधिक साधनों की आवश्यकता पड़ी। तो व्यापार वाणिज्य का भी क्या होने लग गया, विकास होने लग गया। तो ये भी एक कारण बना इसका, पुनर्जागरण का। और पांचवा कारण अपन देखते हैं जो है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजों की अगर अपन बात करते हैं तो आगे अपन पढ़ेंगे, अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा एक चैप्टर भौगोलिक खोजें, जो पुनर्जागरण के अंतर्गत ही आता है। तो नए नए मार्गों की खोज हुई, जैसे मैंने आपको बताया 1492 के अंदर अमेरिका तक जाने का रास्ता खोजा गया, और 1498 के अंदर जो है भारत जाने का मार्ग वास्को डी गामा ने खोजा, है ना। तो ये सब भौगोलिक खोजें जो है वो होने लगी। तो भौगोलिक खोजों ने भी जो है पुनर्जागरण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ठीक है, तो ये पुनर्जागरण के बच्चों कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो मैंने आपको बताए हैं। मुझे आशा है आप सबके अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये कारण थे। अब अपन चलते हैं आगे, और अगला जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा कि पुनर्जागरण जो है वो इटली में ही क्यों हुआ, है ना। ये भी जानना जरूरी है कि अपन इटली की बात करते हैं, रोमन साम्राज्य की बात करते हैं, तो ये पुनर्जागरण जो इटली में ही क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। तो अगला अपन हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डाल लें, क्योंकि ये भी अपने को पता होना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ कि इटली में ही पुनर्जागरण हुआ। हेडिंग डालेंगे आप बच्चों, मेरे साथ आप नोट्स बनाना बिल्कुल भी आप इस चीज़ में,
क्योंकि आप समय भी दे रहे हो, चीज़ों को सीख भी रहे हो, एकदम बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल, ग्राउंड लेवल पे जाके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, एक-एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ आपको। तो आप नोट्स साथ में बनाते रहें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। मैं जो चीज़ें लिख नहीं पाता हूँ, वो बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि लिखूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप मेरे बोलते वक़्त क्या है कि वीडियो को रोक करके और अपने नोट्स बना लें। जो बातें मैं बोल रहा हूँ, उनको आप लिख लें। पुनर्जागरण के इटली में होने के कारण, इटली में होने के कारण, अब देखिए पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, ये एक मेन बात है। तो एक-एक करके अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों, कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ। देखिए सबसे पहला जो कारण है, वो इटली में होने का जो कारण है, वो है मेडिची परिवार। मेडिची परिवार, मेडिची परिवार। बच्चों इटली जो है, इटली का एक शहर है, इटली का एक शहर है जिसका नाम है फ्लोरेंस। तो आगे अपन जितने भी विद्वान पढ़ेंगे, वो सारे विद्वान फ्लोरेंस के निवासी है। ऐसा अपन पढ़ेंगे कि इटली के फ्लोरेंस के निवासी है। अब बहुत से विद्वान हैं, जैसे विची है। कौन-कौन से विद्वान हैं? चलो मैं विद्वान लिख देता हूँ, विद्वानों के नाम, ताकि आपको ध्यान रहे। विची है, माइकल एंजेलो है, माइकल एंजेलो है। हालाँकि आगे पढ़ेंगे अपन इनको, लेकिन थोड़ा-सा एक बार आपको पता होना चाहिए। माइकल एंजेलो है, उसके अलावा दांते है, दांते है, बोकाचियो है, बोकाचियो, बोकाचियो नाम के हैं। और उसके अलावा आपके पेट्रार्क है, पेट्रार्क अपन पढ़ चुके हैं ना, मानववाद के पिता, वही है ये। उसके अलावा मैकियावेली है, मैकियावेली है। उसके अलावा दोनोतेल्लो है। ये सब पढ़ेंगे अपन आगे, चिंता की बात नहीं है, याद करवाऊँगा मैं आपको, घबराना मत। दोनोतेल्लो। तो ये सारे विद्वान हैं, ये सारे के सारे विद्वान जो है, वो इटली के फ्लोरेंस शहर से ही हुए हैं। तो फ्लोरेंस को विद्वानों की नगरी भी कहते हैं। विद्वानों की नगरी, विद्वानों की नगरी। फ्लोरेंस को विद्वानों की नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे विद्वान इटली में फ्लोरेंस में हुए हैं। और दूसरा बात, फ्लोरेंस में होने का कारण क्या है? मेडिची परिवार। ये एक परिवार है फ्लोरेंस का, मेडिची परिवार। ये आप ये समझते हो कि ये विद्वानों को संरक्षण देते थे। ये कैसा परिवार है? ये जो है, वो विद्वानों को संरक्षण देने वाला परिवार है। यानी कोई भी विद्वान है इटली के अंदर, तो उसको ये बुलाकर शरण देते थे कि आप आइए फ्लोरेंस में आके बसिए। ठीक है ना? तो ये परिवार शरण देता था विद्वानों को। जितने भी विद्वान हैं, चाहे मूर्तिकार है, साहित्यकार है, चाहे कोई चित्रकार है, उन सबको अपने यहाँ शरण देता था, उनको बुलाता था, उनको प्रोत्साहित करता था कि आप अपनी रचनाएँ करें, ताकि पुनर्जागरण हो सके। तो ये मेडिची परिवार जो है, भामाशाह परिवार है, पैसे वाला परिवार है, ये इसने विद्वानों को संरक्षण दिया फ्लोरेंस इटली में रहकर, इसीलिए इटली में पुनर्जागरण हुआ। ठीक है? पहला कारण। दूसरा कारण देखिए इटली में होने का क्या कारण था? इटली की भौगोलिक स्थिति। मिटाता हूँ मैं इसको, मिटा के दोबारा मैं आपको सामने बनाता हूँ। हो सकता है मैप बनाकर भी अपने को देखना पड़े। देखिए दूसरा कारण क्या है इटली में पुनर्जागरण होने का? इटली की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति की बात करें बच्चों, तो इटली जो है वो एशिया की ओर से प्रवेश द्वार कहलाता है। क्योंकि स्थिति, इटली की स्थिति ऐसी थी, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, एक ऐसा स्थान था कि एशिया महाद्वीप से सीधे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अगर नक्शे में बात करें तो इटली आप देखिए मतलब इस तरह से इटली है, और ये फिर यहाँ, और ये अपना इधर भारत देख लो, ये पूरा यहाँ पर सागर है, ये इटली है। ठीक है? तो ये एशिया है, ये वाला एशिया इधर पूरा, और ये यूरोप महाद्वीप है इधर पूरा, तो ये इटली है। तो इटली जो है, वो एशिया की तरफ से अगर बात करें तो एक तरह से प्रवेश द्वार है ना? अभी भी लोग बहुत से वीज़ा लगा के इटली जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए जाते हैं इटली, क्योंकि ये प्रवेश द्वार कहलाता है एशिया की तरफ से। तो भौगोलिक स्थिति ही इटली की ऐसी थी कि एशिया की तरफ से लोग यहाँ पर आ सकते थे। ठीक है ना? तो एक कारण ये भी है पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण में इटली इटली में होने का एक कारण ये भी है, इटली की भौगोलिक स्थिति। ठीक है? दूसरी एक कारण और अगर अपन करें, तीसरा कारण, तो इटली जो था वो प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र था। प्राचीन रोमन साम्राज्य, प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र। इटली क्या था? प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र था। प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य जो था, उसका केंद्र कहलाता था क्या? इटली कहलाता था। तो ये भी एक कारण था इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने का। अच्छा, इटली में सबसे ज़्यादा नगर थे। चौथा कारण अपन बोलें तो इटली में नगर बहुत ज़्यादा थे। जो नगर थे वो आधुनिक नगर थे। कौन-कौन से हैं देखो, वेनिस है इटली के नगरों में, रोम है, आपके मिलान है, हैं? फ्लोरेंस है। तो ये सारे आधुनिक नगर थे। तो ये सारे नगर जो इटली के अंदर पाए गए, इसीलिए इटली के अंदर जो है पुनर्जागरण हुआ। अच्छा, फिर 5वें कारण की बात करें तो मेनर प्रणाली। मेनर प्रणाली का कमज़ोर होना। मेनर प्रणाली, मेनर का मतलब होता है सामंत। ठीक है ना? मेनर का मतलब सामंत होता है। तो सामंतवाद जब कमज़ोर पड़ गया, और कमज़ोर कहाँ पड़ा? इटली में पहले कमज़ोर पड़ा सबसे। तो सामंतवाद जब कमज़ोर पड़ गया, तो लोग जागरूक हो गए और पुनर्जागरण हुआ।
और ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? इटली से ही हुआ। तो मैनर प्रणाली का कमज़ोर होना भी जो है पुनर्जागरण के अंदर महत्वपूर्ण कारण है और इटली में होने का कारण है। और लास्ट अगर अपन कारण की बात करें तो है अधिक भौतिकवादिता, अधिक भौतिकवादी 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 का मतलब है कि मॉडर्न। इटली के जो शहर है वो वर्तमान में भी काफ़ी मॉडर्न है और उस समय भी क्या थे, भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा थे, फैशन की तरफ ज़्यादा थे, है ना? नएपन की तरफ ज़्यादा थे, भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने की तरफ ज़्यादा थे। तो ये भौतिकवादिता भी जो थी वो जो इटली के अंदर ज़्यादा थी, इसी वजह से पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ? इटली से ही हुआ था। ठीक है बच्चों? तो ये कुछ कारण थे अपने किसके? इटली में पुनर्जागरण होने के। तो अपन ने इस चैप्टर के अंदर एक तो क्या पढ़ा? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के अंतर्गत पुनर्जागरण के कारण पढ़े अपन ने एक तो, और एक इटली में पुनर्जागरण क्यों हुआ अपन ने ये पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट तीसरे पार्ट में। 2 पार्ट मैंने बना दिए हैं, 2 पार्ट और आएँगे, 4 पार्ट में पुनर्जागरण अपना पूरा हो जाएगा। चारों पार्ट आप अच्छे से अगर देख लेंगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अच्छे से लिख पाएँगे पेपर में और किसी कॉम्पिटिशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक पूरा बेस अच्छे से बन जाएगा और बहुत से फैक्ट है जो मैं आपको आगे देने वाला हूँ। जब आप विद्वान पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे फैक्ट भी मिलेंगे। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं और कोशिश करूँगा इसे और अच्छा करने की। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।